हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोशिकियास में। आज मैं आप लोगों के सामने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन टॉपिक लेके आया हूँ। इसका टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको मैं बता दूं, आने वाले आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत छोटा होता है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं और ये टॉपिक जनरली आप लोग गलत करते हो क्योंकि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन आप पढ़े नहीं होते हो। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन से। अगर आप कभी भी नहीं पढ़े हो तो भी आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। हु सजेस्टेड, सबसे पहले तो मैं आपको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब बता देता हूँ। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब हुआ कि जैसे हम ह्यूमंस हैं, जैसे आप इस फिगर को देखो, इस फिगर को आप देख रहे हो तो सबसे पहले हम क्या थे, हम मंकी थे। फिर हमारा जो बैकबोन था वो थोड़ा सीधा हुआ, फिर थोड़ा और सीधा हुआ, हम चलना स्टार्ट कर दिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। देखिए पहले मंकी थे, फिर हम लोग क्या हुए, फिर एक तरह से मतलब जंगली जानवर के टाइप दिखते थे। फिर हमारा बैकबोन थोड़ा सीधा हुआ, फिर हम चलना स्टार्ट किए, फिर हम पत्थर का औजार बना लिए, फिर हम उससे वेपन बना लिए और आज हम लोग एक तरह के जेंटलमैन बन गए। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। और ये दिन प्रतिदिन और डेवलप होता जाएगा। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है, हु सजेस्टेड दैट द ऑरिजिन ऑफ लाइफ मस्ट बीन फ्रॉम सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हुआ करते थे। और 1929 में इन्होंने बताया था कि जो हमारा लाइफ है वो डेवलप हुआ है किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा लाइफ है वो किससे से डेवलप हुआ है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। और वह साइंटिस्ट जिन्होंने हमको ये बताया था उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था सर जेबियस हेल्डेनी। और ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो ये ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 3 डिस्टिंक्ट ह्यूमन रेसेस आइडेंटिफाई बाई जॉर्जेस कर्वियर। तो देखिए जो मेरा जॉर्जियर कैवियर थे वो मानते थे कि टोटल 3 डिस्टिंक्ट रेसेस हैं, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट रेसेस हैं किसके, ह्यूमंस के। और उन्होंने जो हमारा पहला दिया था, पहला उन्होंने बोला था कि जो मेरा कॉशियंस होते हैं, ठीक है, कॉशियंस होते हैं, ठीक है। और ये कैसे दिखते हैं, तो आप बोलोगे कि सर ये कैसे दिखते थे, ये वाइट दिखते थे, ठीक है। फिर इन्होंने बोला था जो मेरा सेकंड होगा वो कौन से थे, तो वो मेरे मंगोलियन थे। और मंगोलियन जो थे जनरली वो येलोइश कलर का उनका मेरा क्या था, स्ट्रक्चर था, ठीक है। और फिर जो मेरा एक तीसरा था, थर्ड, वो मेरे कौन थे, तो वो मेरा इथोपियन थे। कौन थे, मेरा इथोपियन, ठीक है। इथोपियन जो मेरा थे वो क्या था, वो मेरा थर्ड था, ठीक है। और ये कैसे दिखते थे, तो ये मेरा ब्लैक दिखते थे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। ही क्लेम दैट एडम एंड ईव वेयर कॉशियन। और यही जो साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज एंड केवियर, इन्होंने क्या बताया था कि जो मेरे एडम और ईव थे, एडम और ईव का तो आपने स्टोरी सुना ही होगा। जो मेरे एडम और ईव थे वो कैसे थे, तो वो बोले थे कि जो एडम और ईव थे वो कैसे थे, कॉशियंस थे, ठीक है। और इन्होंने ही ओरिजिनल रेस को क्या किया था, डिफाइन किया था, मतलब कैटेगरी में ह्यूमंस को बांटा था। तो देखिए इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि नॉट वाला पूछ रहा है। देखिए मंगोलियन भी है, कॉशियंस भी है, ठीक है। और जो मेरा इथोपियन होता है इसको हम लोग एक और फॉर्म में जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइजेरियट, ठीक है। आप जानते हो जो नाइजेरियन लोग वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, लेपिनोट्रॉइड। इसका जो ये थे जॉर्ज केवियर थे, ये क्लासीफाई नहीं किए थे, वो बस 3 किए थे, कॉस्केनियन, मंगोलियन और इथोपियन। अब देखिए क्या कह रहा है, हु गेव द टर्म होमो स्पेसियन। कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया था होमो एस्पियंस। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं होमो एस्पियन कहाँ से आया है। तो जो मेरा होमो एस्पियन है ये एक लेटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एक लेटिन वर्ड से। और लेटिन वर्ड में इसका मतलब होता है वाइस मैन। जो अभी हम लोग हैं, अभी हम लोग क्या है, बहुत एक समझदार आदमी है, चालाक आदमी है, ठीक है। जिससे कि ऑल मॉडर्न लाइफ में अभी जो हमारे अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बींग हैं वो क्या है, वाइस हैं। और ये होमो एस्पियन टर्म कौन दिया था, तो ये होमो एस्पियन मतलब हमारे दिए थे सर सी लीनियस। सर सी लीनियस क्या दिए थे, होमो स्पेसियन टर्म दिए थे, इन्होंने क्लासीफाई किया था। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आपको ये चीज़ याद रखिएगा, जो मेरे सी लीनियस थे इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, फादर ऑफ मॉडर्न
बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के फादर कौन थे? तो सर सी लीनियस थे, और इन्होंने ही एक टर्म दिया था होमो स्पेसियन। और कब दिया था? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप बोलोगे कि सर 1758 में इन्होंने होमो स्पेसियन दिया था। होमो स्पेसियन का लेटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है, इसका मतलब होता है वाइस मैन। अब देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ए स्पीसीज दैट कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर अ प्रोलॉन्ग सर्च इन इट्स एरिया ऑफ हेविएशन इज सेड टू बी डैश स्पीसीज। कह रहा है कि जैसे कोई स्पीसीज है और वो आपको बहुत दिन से आपको उस एरिया में नहीं दिख रहा है, तो उस स्पीसीज को हम लोग क्या नाम देंगे? तो आप सारे लोग देखो, आपके घर पे क्या होता था? गौरैया होता था। गौरैया सबके घर पे देखते होगे, जिसको हम लोग स्पैरो बोलते हैं। वो पहले आपको कितना दिखने के लिए मिलता था, लेकिन आज पॉल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से आपको वो स्पैरो गौरैया नहीं दिखाई देता है। तो उसको आप कौन से स्पीसीज में रखोगे? तो बोलोगे सर वैसा स्पीसीज जो एकदम अब रेयर दिखता है उसको हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीसीज में रखते हैं। किस में रखते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऐसा होता है जो बहुत ढूंढने पे भी उस एरिया पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिले। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, डैश ऑर्गन आर दोज विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ऑरिजिन बट हैव डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, हमको क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैसा ऑर्गन आपको बताना है जिसका जो मेरा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो, मतलब जो उसका ढांचा हो वह तो सेम हो, लेकिन उसका जो फंक्शन हो ना वो क्या हो? डिफरेंट हो। वो क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, तो देखिए वैसा ऑर्गन जिसका मेरा जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर हो सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। और अगर आप इसका एग्जाम्पल पूछिएगा कि सर इसका एग्जाम्पल बताओ, तो जो मेरा ह्यूमंस होता है, ह्यूमंस में आप लोग क्या जानते हो? 4 लिम्स होते हैं। तो ह्यूमन का जो मेरा 4 लिम्स है वो क्या है? तो वो आप बोलोगे कि सर वो होमोलोगस ऑर्गन है। ठीक है, आप बात करो लिजर्ट का, जो मेरा लिजर्ट होता है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब आप समझ गए कि जिसमें जो मेरा स्ट्रक्चरल डिजाइन हो वो तो सेम हो, लेकिन जो उसका फंक्शन हो वो क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज होमो स्पेसियन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मेरा अर्लीस्ट मेंबर है ह्यूमन स्पीसीज का, उसको हम कहाँ पे जाके ट्रैक कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका सिंपल सा मैं आपको बता दूँ, जो मेरे अर्लीस्ट मेंबर ऑफ ह्यूमन स्पीसीज थे उसको आप जनरली ट्रैक कहाँ पे कर सकते हो? उसको आप अफ्रीका में जाके ट्रैक कर सकते हो, और उसके जो एविडेंस है अभी भी वहाँ पे क्या होते हैं? वहाँ पे आपको मिलेगा। और ये जो एविडेंस है आपको जब होमोनाइड्स होते थे उससे पहले की भी आपको वहाँ पे एविडेंस मिलेंगे। तो जो हमारे ह्यूमन स्पीसीज़ के जो फर्स्ट मतलब जहाँ से हम लोगों ने जाना था कि हाँ ह्यूमंस वगैरह कुछ था भी, ऐसा कुछ ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ था, कोई होमोनाइड्स हुआ करता था, ये जनरली कहाँ पे मिलता है? तो ये हम लोग को अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और ये कहाँ पे मिलेगा? वहाँ के उसके फॉसिल्स फॉइल्स में, अर्थ के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू स्पेसिएशन व्हेन ए न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग जनरली यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है अगर कोई न्यू स्पीसीज जो है वो डेवलप हो रहा है किससे? एग्जिस्टिंग वन से। जैसे मान लो अभी हम लोग क्या है, हम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमसे अगर कोई न्यू स्पीसीज बन रहा है तो उससे क्या रोल, ऐसा कौन सा इसमें फैक्टर है जो नहीं अफेक्ट होता है? तो देखिए जेनेटिक ड्रिफ्टिंग तो ऑब्वियस सी बात है, अफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसी में तो हमारा मटेरियल होता है, वेरिएशंस भी आएंगे। सही बात है, अगर हमारा जैसा फेस होगा वैसा तो उनका नहीं हो सकता है, चेंजेस तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ज्योग्राफिक आइसोलेशन भी होता है। ज्योग्राफिक आइसोलेशन का बहुत टाइम पे मतलब ये होता है, जैसे देखिए अभी आप लोग को क्या है 46 डिग्री सेल्सियस होता है या मान के चलो 42 होता है, तो हम लोग को क्या लगने लगता है? गर्मी लगता है। लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर जो आने वाले हमारे जनरेशन के जो बच्चे होंगे उनको ये टेम्परेचर वो रेसिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा तीनों अगर हो गया तो मेरा कौन सा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन नहीं होता है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का बात कीजिए तो एक तरह का ये प्रोसेस है, जनरली ये किस में होता है? इंटरब्रीडिंग में होता है, जो क्या करता है दो स्पीसीज को डाइवर्ट करता है किस में? एवोल्यूशनरी ग्रुप में।
ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, द ह्यूमन स्पीसीज हैव जेनेटिक रूट्स इन, कह रहा है जो मेरा ह्यूमन स्पीसीज है उसका जेनेटिक रूट कहाँ से पाया गया है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया दोस्तों कि जो मेरा ह्यूमन स्पीसीज है उसका जेनेटिक रूट जो है वो अफ्रीका से पाया जाता है, ठीक है। और अफ्रीका में ही एविडेंस पाया जाता है अर्लीस्ट मैन का, मतलब होमोनॉइड का, ठीक है। और अगर आपसे मैं पूछ दूँ कि वो कहाँ होता है, तो हमारे साउथ अफ्रीका में एक रीजन है नेलेडी। कौन सा रीजन है? नेलेडी। साउथ अफ्रीका में एक रीजन है नेलेडी, यहीं पे पाया जाता है किस चीज़ का? अर्लीस्ट मैन का एविडेंस। और वो अभी किस फॉर्म में होगा? फॉसिल्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। क्योंकि ये कब का बात है आप सोच रहे हो? 5.6 मिलियन ईयर अगो की बात है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हु क्वाइंड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कह रहा है कि ये जो टर्म दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये कौन दिया था? तो मैं आपको बता दूं, जो एक मतलब एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? एक प्रिंसिपल एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो साइंटिस्ट थे, ये क्या दिए थे? एक बुक दिए थे, द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हर्बर्ट स्पेंसर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखा था द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, और इन्होंने ही उसमें एक टर्म दिया था क्या? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या दिया था इन्होंने? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसका मतलब हुआ कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इट्स इन्वायरमेंट। इसका मतलब हुआ कि जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट हो जाए, और जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं होगा वो क्या होगा? वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा। जैसे कि डायनासोरस एक टाइम पे हुआ करता था, लेकिन वो हमारे इन्वायरमेंट में फिट नहीं कर पाया, तो वो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। आप बताइए आज के टाइम में डायनासोर एग्जिस्ट करता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, ठीक है। तो वो कौन से साइंटिस्ट थे? हर्बर्ट स्पेंसर। और ये जो एक बुक दिए थे, इस बुक का क्या नाम था? द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। क्या नाम था बुक का? द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा, मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन इसी में से चेंज करके पूछ दे। अब देखिए क्या कह रहा है, खराई कैमल आर नोन टू मेनली फीड ऑन। जो मेरा खराई कैमल होता है वो उसको जनरली किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो देखिए जो मेरा खराई कैमल है उसके बारे में बता दूं। जो मेरा खराई कैमल है, एक ये क्या है? एक यूनिक ब्रीड है, एक यूनिक टाइप का ब्रीड है। और जो कहाँ पाया जाता है? तो ये मेरे कच्छ गुजरात में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो मेरा खराई कैमल है वो भारत में पाया जाता है। भारत में कहाँ पे पाया जाता है सर? तो भारत में ये कच्छ में पाया जाता है। जो कच्छ कहाँ है सर? तो ये गुजरात में आता है, ठीक है। और ये जो मेरा कैमल है ये क्या कर सकता है? ये 3 किलोमीटर तक तैर सकता है। आप सोचिए, और तैरेगा कहाँ सर? तो ये सी में 3 किलोमीटर तक तैर सकता है। और किस लिए तैरता है? तो ये जनरली अपने प्राइमरी मतलब 3 किलोमीटर तैर सकता है। और इसका जो प्राइमरी फूड होता है, प्राइमरी फूड, इसका मेन फूड क्या होता है? मैनग्रोव्स होता है। मैनग्रोव्स जो होता है इस कैमल का क्या होता है? प्राइमरी फूड होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। जो मेरा खराई कैमल्स होता है ये क्या कर सकता है? स्विम कर सकता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था? खराई कैमल आर नोन टू मेनली फीड ऑन। जो मेरा खराई कैमल है वो जनरली किस चीज़ को फीड करता है? मतलब फीड करने का मतलब होता है खाना। मैंने अगर स्टार्टिंग में थोड़ा गलत बोल दिया था वो कि खराई कैमल किस प्रजाति से आते हैं, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। खराई कैमल्स जो होता है वो कौन सा भोजन लेता है? तो खराई कैमल्स जो होता है वो मेरे मैनग्रोव्स को खाते हैं। मेनली मैनग्रोव्स पे ही क्या करते हैं? ये डिपेंड करते हैं। खराई कैमल्स जो होता है ये यूनिक ब्रीड है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? कच्छ गुजरात में पाया जाता है। ये 3 किलोमीटर तैर सकता है। और इसका जो प्राइमरी फूड है वो क्या है? मैनग्रोव्स है, ठीक है। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ऑपरेन थ्योरी अबाउट द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू। जो मेरा ऑपरेन थ्योरी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए जो मेरा ऑपरेन थ्योरी अबाउट द ऑरिजिन ऑफ लाइफ है ये है रिलेटेड टू किससे? केमिकल डेवलपमेंट से। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये केमिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप क्या बोलोगे? केमिकल ऑप्शन। तो मेरा आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ऑपरेन थ्योरी जो है ऑरिजिन ऑफ लाइफ का वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप क्या बोलोगे? केमिकल इवोल्यूशन से, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेंटेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज एंड प्रिवेंट देयर एक्सटेंशन। तो आपको ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दोगे। हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई स्पीसीज को गायब नहीं होना है, विलुप्त नहीं होना है, तो उसको क्या करना होगा। तो आप सारे लोग जानते हो कि कोई भी स्पीसीज को अगर गायब नहीं होना है तो उसको क्या करना है? रिप्रोडक्शन करना है। रिप्रोडक्शन करने से क्या होगा? उसका जनरेशन बढ़ेगा, उसके बच्चे आएंगे फिर, और इस टाइप से ये जनरेशन कंटिन्यू होगा और वो विलुप्त नहीं होंगे।
अब देखिए क्या कह रहा है, द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वॉज रिड्यूसिंग बिकॉज, कह रहा है जो मेरा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है वो रिड्यूस हो रहा है। तो वो इस वजह से रिड्यूस हो रहा है क्योंकि जो मेरा हाइड्रोजन एटम है वो क्या हो गया है, वो एक्टिव हो गया। और कितना एक्टिव हो गया, तो आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा ग्रेटर नंबर में हो गया है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि मेरा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ऑक्सीडेशन होता है वो स्टॉप हो गया है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्साइडिंग गैसेज सच है हाइड्रोजन वाटर वेपर आर एक्टिवेटेड। तो देखिए जो मेरा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है वो रिड्यूस हो रहा है, उसका मेन कारण ये है कि जो मेरा हाइड्रोजन एटम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो गया है। इस वजह से जो मेरा ऑक्सीडाइजेशन हो गया वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और क्यों हो गया, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और जो हाइड्रोजन है उसका संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, और ऑक्सीजन का संख्या क्या हो गया, घट गया। तो देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम वेयर एक्टिव एंड इन ग्रेटर नंबर। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू हैव ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कह रहा है कि किसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि न्यू स्पीसीज क्या होगा, डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो जब मेरा डिवीजन ऑफ डिप्लॉइड सेल होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, द ऑर्गन डेट हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड। मैंने अभी आपको बताया था वैसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर सेम हो बट उसका क्या हो, डिफरेंट फंक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन का मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था, लिजर्ड बताया था और फोर लिम्स बताया था, किस में, ह्यूमन में। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, sorry, the study of human evolution indicate that all of us belong to the single species that evolved in। तो मैंने आपको बताया था कि सही बात है, जो मेरा ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, अफ्रीका में। और अफ्रीका में मैंने आपको एक जगह भी बताया था, उस जगह का क्या नाम था, तो आप बोलोगे सर उस जगह का नाम था नलेडी। नलेडी में ही क्या हुआ है, ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है। कह रहा है देखिए, द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाय, कह रहा है जो मेरा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाला जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो जो मेरा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाला जो बुक है वो लिखा गया हुआ है सर चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, सर चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और ये बुक कब पब्लिश हुआ था, आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ये बुक जो पब्लिश हुआ था ये हुआ था 24 नवंबर 1859 में। कब हुआ था, 24 नवंबर 1859 में। देखिए दोस्तों, हमारा एग्जाम जो है वो MCQ है। तो MCQ में क्या होता है ना, अब ये टॉपिक है, ये आप कभी पढ़े नहीं हो, तो अगर आप केवल इस क्वेश्चन से अगर आप मेरी बातों को बस सुन लेते हो ना, तो क्या होगा ना कि एग्जाम में जब आपके पास 4 ऑप्शन आएगा ना, तो आप 3 ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, बोलोगे अरे यार ये तो मेरा सुना हुआ ही नहीं है, हाँ ये सुना सुना लग रहा है, और आप उसको मारोगे और आप यकीन मानो दोस्तों आपका वो आंसर सही होगा। तो यही सबसे ज़्यादा बेसिक फ़ायदा है MCQ क्वेश्चन का, कि अगर आप एक बार उस क्वेश्चन को अपनी आँख से बस गुजार दिए रहोगे ना, तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल ही सही होगा। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड लिंक इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स ऑफ। तो जो मेरा आपको मैंने अभी बताया कि ह्यूमन से रिलेटेड जो भी डिस्कवरी देखो दोस्तों, जो भी डिस्कवरी देखो, आप हमेशा याद रखना वो एक ही प्लेस है, अफ्रीका। और अफ्रीका में ही कौन सा एक प्लेस था, होमो नेल्डी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, होमो नेल्डी। जो न्यू अभी डिस्कवरी का लिंक मिला है वो कहाँ से मिला है, होमो नेल्डी के फॉसिल्स से मिला हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग विच एरा डिड डायनासोरस फ्लोरिश। कौन सा एरा था जहाँ पे डायनासोरस जो थे वो क्या हो गए थे, फ्लोरिश हो गए थे, मतलब उनका जो मतलब एरा था वो क्या था, समाप्त हो गया था। तो देखिए जो मेरा डायनासोरस का जो पीरियड है उसको हमने जनरली 3 पार्ट में बांटा है। ठीक है, पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसिक। कौन सा पार्ट बोलते हैं, ट्राइसिक। ठीक है, दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जुरासिक। ठीक है, कौन से पार्ट, उसके दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, जुरासिक। और तीसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रेटेशियस। ठीक है, और अगर आपसे एक्टिव पूछा जाए कि डायनासोरस जो था वो सबसे ज़्यादा एक्टिव किस में थे, तो डायनासोरस जो था वो सबसे ज़्यादा एक्टिव किस में थे, जुरासिक। इस पर एक मूवी भी आया हुआ है जुरासिक पार्क, अगर आप नहीं देखे हो तो आप देखना। तो जुरासिक जो रीजन था उस टाइम सबसे ज़्यादा कौन एक्टिव था, डायनासोरस था। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि वैसा रीजन जिसमें जो डायनासोरस थे वो क्या हो गए, एक तरह से जो मेरा डायनासोरस का जो एरा था, ठीक है, अगर मैं उसका बात करूँ तो वो मेरा ऑप्शन हो जाएगा मेजुइक एरा। जो मेरा मेजुइक एरा था उसमें जो मेरा डायनासोरस थे वो क्या थे, प्रेजेंट थे। और वो जो मतलब जो डायनासोरस का जो एरा था वो रेंज करता है 22.5 करोड़ टू 7 करोड़ ईयर्स अगो। ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि ये अभी के टाइम से 25 करोड़ ईयर अगो से लेके 7 करोड़ ईयर अगो
पहले की ये बात है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। जो मेरा डायनासोरस का जो पीरियड था वो कितना था, 22.5 करोड़ से 7 करोड़ ईयर अगो पहले। और इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं मेजोइक एरा, और इसको मेजोइक एरा को हमने 3 पार्ट में बांटा है, टेरेसिक, जुरासिक और क्रिटियस, जिसमें जो मेरा जुरासिक है उसमें डायनासोरस सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। अब देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडिया दैट न्यू स्पीसीज न्यू, देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडिया दैट न्यू स्पीसीज इवॉल्व ड्यू टू देयर डिफाइंड चेंजेस। तो ये मेरा क्या होता है, जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन से क्या होता है, जो मेरा स्पीसीज होता है वो क्या होता है, उसके अंदर चेंजेस आता है। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस का क्या होता था, म्यूटेशन हो जाता था। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बेटर एडाप्टेड इन्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड हैव मोर ऑफ स्प्रिंग। तो देखिए, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करवाना चाहते हो कहीं पे, तो उसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, नेचुरल सेलेक्शन। क्या होता है, नेचुरल सेलेक्शन। अगर वो नेचुरल सेलेक्शन से होगा तो वो क्या होगा, मतलब वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा देर तक मतलब सस्टेन कर पाएगा, वहाँ पे एक अच्छा खासा लाइफ जी पाएगा। अब आप सोचो, जो अमेज़न के जंगल में जो हमको ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, उसको आप भारत के जंगल में ला के दे दोगे तो वो क्या यहाँ पे बेटर ग्रो कर पाएगा क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा क्या है, अंतर है। और चार्ल्स डार्विन, जो हमारे चार्ल्स डार्विन थे, जिन्होंने एक बुक दिया था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है, इसमें इन्होंने अच्छे से बताया हुआ है किस चीज़ के बारे में, कि जो मेरा ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे अच्छे से सर्वाइव करेगा। ठीक है, कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरिएंट लेजर्ड किंग। इसमें से किसको हम लोग टेरिएंट लेजर्ड किंग बोलते हैं? तो देखिए, जो मेरा टेरिएंट लेजर्ड किंग होता है, ये एक तरह का स्पीसीज है जो आज के टाइम पे विलुप्त हो गया है। ठीक है, क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। और जो मेरा टेरिएंट लेजर्ड किंग है, ये एक तरह का क्या था, डेजर्ट था दोस्तों। ये क्या, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, जो मेरा टेरिएंट लेजर्ड किंग है, ये एक तरह का क्या था दोस्तों, डायनासोरस था, जो अभी के टाइम पे क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। जो मेरा टेरिएंट लेजर्ड किंग था, ये क्या था, एक तरह का डायनासोर था जो अभी के टाइम पे विलुप्त हो चुका है। और ये हमारे अर्थ पे लार्जेस्ट लिविंग एनिमल था। ये हमारे अर्थ पे, हमारे लैंड पे लार्जेस्ट लिविंग एनिमल था। ठीक है, इसका मैं अगर हाइट का बात करूँ, सॉरी मैं इसका अगर लेंथ का बात करूँ, तो ये 42 फीट का हुआ करता था दोस्तों। कितना हुआ करता था, 42 फीट लंबा हुआ करता था। ठीक है, और ये आज से कितने साल पहले पाया जाता था, तो 6.5 मिलियन ईयर अगो पहले पाया जाता था। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनासोरस, टाइनासोरस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक नेम होमो स्पेसियंस ऑफ ह्यूमन। होमो स्पेसियन, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरा होमो स्पेसियंस जो होता है, होमो शब्द का क्या मतलब होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि होमो शब्द किसने दिया है। बताइए दोस्तों, किसी को याद है? तो मैंने आपको बताया था कि जो होमो स्पेसियन है वो कौन दिए थे, सर सी लेनियस दिए थे। कौन दिए थे, सर सी लेनियस दिए थे। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये वर्ड कब दिए थे, 1758 में दिए थे दोस्तों। और होमो स्पेसियन का क्या मतलब होता है, चालाक आदमी, विस होमोनाइड। होमोनाइड जो होता है उसका मतलब ह्यूमन ही होता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है वो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक नेम होमोस्पेन। होमोस्पेन का जो साइंटिफिक नेम होता है उसका क्या मतलब होता है, विसमैन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये बात बता दिया था। व्हाट इज़ द, अब मेरे को ये बताओ, जो होमो स्पेसियन है इसको कौन से साइंटिस्ट दिए थे, कौन किया था होमो स्पेसियन सब? तो आप आंसर बता देना, सी लिनियस। तो मैंने आपको वही बताया ना कि अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कह रहा है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन। जो हमारे मॉडर्न मैन है उनका क्या साइंटिफिक नेम है? अब बताओ, ये नहीं कर पाओगे क्या? जो हमारा मॉडर्न मैन है वो कौन है, होमो स्पेसियन। होमो स्पेसियन का मतलब क्या होता है, चालाक इंसान। ठीक है, द अर्लीस्ट होमोनाइड क्लासिफाइड एज होमो स्पेसियन वेयर। ठीक है, जो मेरे अर्लीस्ट होमिनाइड थे उसको जनरली किस चीज़ में क्लासीफाई किया गया था, तो उसको क्लासीफाई किया गया था कॉर मैंगन में, कॉर मैंगन ह्यूमंस में। ठीक है, और अभी के जो ह्यूमंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमो स्पेसियन। अब देखिए क्या कह रहा है, हेरिडिटी ऑफ ह्यूमन कैन बी ट्रेस्ड टू। मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप ह्यूमन के हेरिडिटी का बात कीजिए, ह्यूमन के इतिहास के बारे में बात कीजिए, ह्यूमन का जो भी रिसर्च हो रहा है उसके बारे में बात कीजिए, तो वो एक ही रीजन है। वो कौन सा रीजन है, अफ्रीका रीजन। कौन सा रीजन, अफ्रीकन रीजन। कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेंटेन द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन। अगर कोई भी एनिमल को या कोई भी ऑर्गेनिज्म को अपने आप को अर्थ पे मेंटेन करना है, उसको विलुप्त नहीं होना है, तो उसको क्या करना होगा? तो आप बोलोगे सर उसको रिप्रोडक्शन करना है। रिप्रोडक्शन का मतलब जनन करना है। एवोल्यूशन इज डिफाइंड है, जो मेरा एवोल्यूशन होता है उसको आप किस चीज़ से डिफाइन करते हो? तो देखिए जो मेरा एवोल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एवोल्यूशन को हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं नेचुरल सिलेक्शन से। एवोल्यूशन एक तरह का क्या है? प्रोसेस है जिससे उनके पॉपुलेशन में क्या होता है? इंक्रीज होता है या उनके पॉपुलेशन में डिक्रीज होता है। जो एवोल्यूशन है एक तरह का प्रोसेस है जिनके उनके पॉपुलेशन में क्या होगा? या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेचुरल सिलेक्शन। कह रहा है डैश इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है दोस्तों, पीछे मैंने करवाया है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आप वीडियो में बने रहोगे तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो थे एक थ्योरी दिए थे, क्या चार्ल्स डार्विन जो थे वही उन्होंने एक थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये बात पता चल गया। इसी के अंदर इन्होंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि जो सम ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? अडेप्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट को और वो वहाँ पे क्या करने लगते हैं? सर्वाइव करने लगते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाते और क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, इन द 19th सेंचुरी डैश हैज प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। और वो कौन थे? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन सी कौन थे? चार्ल्स डार्विन ने दिए थे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, फिर से ये क्वेश्चन पूछा, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो था वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रपोज किया गया था। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, उस बुक का क्या नाम था? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, यही रिलेटेड है किससे? नेचुरल सिलेक्शन से। यही किससे रिलेटेड है? डार्विनिज्म से। तो आप ये सब चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 सुपर फैमिली ऑफ एंथ्रोपॉइड्स। इन दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है वो एंथ्रोपॉइड फैमिली का हिस्सा नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंथ्रोपिथेसियस। ये मेरा एंथ्रोपॉइड फैमिली का हिस्सा नहीं है। कह रहा है इन 2050 डैश ए न्यू स्पीसीज ऑफ द जीनियस सुमो was discovered in Rising Star Cave System, Dweldy Chamber of the Cradle of ह्यूमन कैंट, साउथ अफ्रीका। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया जब भी साउथ अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप 2 जगह को याद रखिए, एक अफ्रीका याद रखिए और एक नाल्डी याद रखिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? होमो नाल्डी। और यहाँ पे ये स्पीसीज कब पाया गया था? 2015 में। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, टैकेग्लोलस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। जो मेरा टाइकोग्लोलस है वो किस चीज़ को कनेक्ट करता है? तो आप याद रखिए जो मेरा टाइकोग्लोलस है वो 2 ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करता है, 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में कनेक्टिंग लिंक देता है। और वो ऑर्गेनिज्म क्या है? तो वो मेरा रेप्टाइल्स एंड मैमल्स है। कौन सा है? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स है। ठीक है, कह रहा है द बेसिक सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज। तो आप जानते हो जो मेरा बेसिक सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटीज़ में इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किस चीज़ की वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है। जो मेरा म्यूटेशन होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं दोस्तों क्या? फंडामेंटल सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। म्यूटेशन का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों तो म्यूटेशन का मतलब होता है जो उसका DNA है उसमें क्या हो जाए? सीवियर चेंजेस हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? म्यूटेशन बोल देते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जो उसका प्रॉपर्टी था, जो उसका थीम था, उसमें क्या आ जाना? चेंजेस आना। और वो म्यूटेशन कहाँ होता है दोस्तों? DNA में होता है। कह रहा है द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इंडिकेट दैट वी ऑल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज दैट इवॉल्व इन। अभी मैंने आपको इसका क्वेश्चन बताया था आंसर, अब आप बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है डैश इज ए सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस इन डैश प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर इन विच द न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाता है? सिक्वेंशियल डेवलपमेंट हुआ। सिक्वेंशियल डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो डेवलपमेंट हुआ था वो क्या तुरंत हो गया था क्या? जो आदमी जानवर थे वो तुरंत एकदम बन गए थे क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, तो पहले आदमी सबसे पहले बंदर की तरह था, फिर आदमी थोड़ा सा और सीधा हुआ उसका बैकबोन, फिर आदमी थोड़ा और सीधा हुआ और फिर अब जो है आदमी एकदम जेंटलमैन बन गया है क्या? एकदम चश्मा कोट टाई लगा के अब पढ़ने लगा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ था? ये कैसा था? सीक्वेंशियल डेवलपमेंट था। देखो इसमें पीठ पूरा झुका हुआ है, इसमें थोड़ा झुका हुआ है, इसमें पूरा सीधा हो गया और इसमें पूरा फुल डेवलपमेंट हो गया, विस मैन बन गया। कह रहा है टू हुम कैन यू रिलेट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जो मेरा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो कौन दिए थे? वो दिए थे सर चार्ल्स डार्विन। और कब दिए थे? 1809 से लेके जो मेरा चार्ल्स डार्विन थे वो कब दिए थे थ्योरी? बताइए। तो जो मेरा चार्ल्स डार्विन जो थे वो ये थ्योरी दिए थे कब? बताइए। तो मेरा जो चार्ल्स डार्विन थे इन्होंने ये थ्योरी दिया था
1809 से लेके 1882 तक ये इनका जन्म था। तो इसी के बीच में इन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने ही दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। कह रहा है डैश इज एन इंग्लिश इन्वायरमेंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द साइंस रिलेटेड टू इवोल्यूशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्या हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। जब भी इवोल्यूशन से रिलेटेड देखो आपके दिमाग में कौन आने चाहिए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। Dash theory of evolution tell us that how life evolved from simple to more complex form। ये किसके थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था, चार्ल्स डार्विन के थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल। कह रहा है एग लेइंग मैमल इसमें से कौन है, तो आप जानते हो जो मेरा प्लेप्टस है वो क्या है, एक तरह का एग लेइंग मैमल है और इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, कनेक्टिव लिंक करते हैं जिसमें किसमें, रेप्टाइल्स और मैमल के बीच में। तो मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा प्लेप्टल है ये एक तरह का ऐसा मैमल है जो क्या करता है, एग लेइंग करता है। कह रहा है हु सजेस्टेड दैट लाइफ इन्वॉल्व फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक एबायोटिक मॉलिक्यूल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, हैलिडीन हो जाएगा। हैलिडीन इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, एबायोटिक मॉलिक्यूल। क्या है, एबायोटिक मॉलिक्यूल। मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो यहीं से था, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन याद है, हु सजेस्टेड दैट द ओरिजिन ऑफ लाइफ मस्ट बीन फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यही था, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो आपको ये चीज़ भी देखना है, यहाँ पे इवोल्यूशन नहीं था, ठीक है, तो इस वजह से डार्विन नहीं होगा। और यहाँ पे क्या था, सिंपल इनऑर्गेनिक एबायोटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान भी देना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, डैश प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का जो हमारा जो एविडेंस है वो कहाँ पाया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है फॉजिल्स में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, फॉजिल्स में पाया जाएगा। फॉजिल्स में इसलिए पाया जाएगा दोस्तों कि वहाँ पे जो मेरा क्या होता है, जो मेरा एविडेंस होता है वो क्या होता है, रिमेन रहता है। क्यों, क्योंकि एनिमल, प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पर रह चुके हैं उसका जो फॉजिल्स बन जाता है ना, तो वो ज़मीन के अंदर या जो मेरा वहाँ पे क्या बन चुका होता है, मतलब वहाँ पे मेरा माउंटेन वगैरह बन चुका होता है, ठीक है, स्टोन वगैरह बन जाता है, तो उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉसिल्स। According to one of the most widely accepted theory, before the origin of life on Earth, the Earth atmosphere consists of a mixture of। कह रहा है कि जब अर्थ पे क्या नहीं था, अर्थ पे जब लाइफ का जन्म नहीं हुआ था, ऑरिजिन नहीं हुआ था, तो जो मेरा अर्थ एटमॉस्फेयर था तो उसमें कौन कौन से गैसेस होते थे। तो राइट ऑप्शन बताइए, जो मेरा अर्थ एटमॉस्फेयर था तो उसमें कौन कौन से गैसेस हुआ करते थे। तो उस वक्त अगर आप बात कीजिए तो उसमें देखिए जो मेरा अर्थ था, जब अर्थ पे कोई भी लाइफ का स्टार्ट नहीं हुआ था तब क्या था, तो एट द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ बिफोर ऑरिजिन ऑफ लाइफ वाज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग विदाउट फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, जब अर्थ पे क्या नहीं था, लाइफ नहीं था, तो जो मेरा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो क्या हो रहा था, रिड्यूस कर रहा था। क्यों, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया etc उस वक्त थे। ठीक है, द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ सन ऑल्सो प्लेड crucial role in splitting the water into hydrogen and oxygen molecule, and lightest hydrogen become free which then took part in formation of molecule। जो मेरा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन था वो क्या किया था, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें, स्प्लिट करने में, किसको, वाटर को हाइड्रोजन से। ठीक है, और जो मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था वो क्या था, लाइटेस्ट था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अगर का इसका बात कीजिए तो मेरा हो जाएगा H2S CH4 NH3। क्यों, क्योंकि उस वक्त होता था मेरा क्या क्या, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। ठीक है, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वॉज मेनली कम्पोज ऑफ। जो मेरा अर्थ का एटमॉस्फेयर था उस वक्त किस चीज़ से कम्पोज था, तो वो मेरा था NH3 CH4 H2S। कह रहा है डैश गैस वॉज नॉट प्रेजेंट इन इट्स फ्री स्टेट एट द टाइम व्हेन लाइफ वॉज ऑरिजिनेटेड ऑन अर्थ। मैंने आपको अभी बताया कि जब अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता था तो उस वक्त ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था। ऑक्सीजन कहाँ से आया दोस्तों, तो ऑक्सीजन मेरा आया हुआ है वाटर से। वाटर का क्या था, H2O। और जो मेरा सनलाइट था, अल्ट्रा वायलेट रे था, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्या, इन दोनों को स्प्लिट करने में, और मेरा ऑक्सीजन गैस आया। ठीक है, कह रहा है डैश आर एनालॉजिस ऑर्गन। इसमें दिए गए ऑप्शन में कौन मेरा एनालॉग्स ऑर्गन है। तो सबसे पहले एनालॉग ऑर्गन को जानिए कि एनालॉग्स ऑर्गन क्या होता है। तो जो मेरा एर्गनस ऑर्गन होता है ये डिफाइन किया जाता है द ऑर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल दैट आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर बट द परफॉर्म द सेम फंक्शन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बताइए, एनालॉग्स ऑर्गन का। तो ऑर्गन, एनालॉग्स ऑर्गन वह होता है जिसका क्या हो, ऑर्गन तो क्या हो, डिफरेंट हो, और जो उसका स्ट्रक्चर भी क्या हो, डिफरेंट हो।
ठीक है। ऑर्गन क्या हो, डिफरेंट एनिमल में हो, ठीक है। जैसे आप में, मतलब आप में हो वो ऑर्गन, ठीक है। डॉग में हो तो हो गया ना मेरा डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट ऑर्गन हो, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर भी क्या हो, डिफरेंट हो। लेकिन जब परफॉर्मेंस का बात करें कि वो क्या काम करेंगे तो वो क्या करें, सेम करें, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, लोवेस्टरटिन एंड वेल फ्लूक्स, ठीक है। कह रहा है द ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड हैव सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड, ठीक है। कह रहा है वैसा ऑर्गन जिसका क्या हो, हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके पास क्या हो, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर हो, बट उसका अपीयरेंस क्या हो, बट आर सिमिलर इन अपीयरेंस, जो उसका अपीयरेंस हो वो सिमिलर हो, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, द ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, वैसे ऑर्गन्स जिसके पास क्या हो, जो ऑर्गन हो वो क्या हो, उसका स्ट्रक्चर जो हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, और उनका जो अपीयरेंस हो वो क्या हो, सिमिलर हो। मतलब वो दिख कैसे रहा है, सिमिलर दिख रहा है, लेकिन जो उसका फंक्शन हो वो क्या हो, अलग हो। स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो, दिख सेम रहा हो, और उसका जो फंक्शन है वो क्या हो, सेम हो। उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। तो इसमें क्या है, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर है और उसका जो अपीयरेंस है वो सेम है और वर्किंग भी सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड अ मैकेनिज्म फॉर इवोल्यूशन इन हिज बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो वो कौन साइंटिस्ट थे जो ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज दिए थे, तो एक ही ऑप्शन है, चार्ल्स डार्विन। कौन दिए थे, चार्ल्स डार्विन दिए थे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है विच वन ऑफ दीज ऑर्गन इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब मैं बताता हूँ। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होता है ना जिसका अभी के टाइम पे काम नहीं है, ठीक है। जैसे पहले के टाइम पे पूछ हुआ करता था, अब पूछ का आपको काम है क्या, काम है क्या, बताओ, कोई काम है, तो आप बोलोगे कि सर नहीं है। आपके अंदर क्या होता है, विजडम टीथ होता है, तो विजडम टीथ रहे या ना रहे, आपका कोई काम है क्या, नहीं है। आपका जो अपेंडिक्स होता है, बहुत लोग का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, तो वो रहे या ना रहे, उसका कोई काम है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं है, ठीक है। जो मेरा कान है, कान का जो मेरा मसल्स है, उसका कोई काम है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं है, ठीक है। तो देखिए, वेस्टिजियल ऑर्गन वो है जिसका जो ना भी रहे तो हमारे बॉडी को क्या कोई काम, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, विजडम टीथ अगर ना भी रहे तो भी हम खाना खाएंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मेरा ईयर मसल्स है वो ना भी रहे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपेंडिक्स को बहुत लोगों में हटा दिया जाता है तो उनको कोई प्रॉब्लम होता है क्या, नहीं होता है। तो मेरा कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, तो बताइए, जो मेरा ब्रेन है, अगर ब्रेन नहीं रहे तो आप सोच भी सकते हो आपका क्या लाइफ, तो नहीं कर सकते हो। तो मेरा जो ब्रेन है वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, हु रोट द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसने मेरा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखा है, तो वो महान साइंटिस्ट जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखे हैं वो कौन थे, सर डार्विन थे। कौन थे, सर डार्विन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारे स्टार्टिंग में भी यही क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर था। क्या कह रहा है, हु गेव द टर्म होमो स्पेसियंस, कितने बार आया आप खुद बताइए। होमो स्पेसियन का मतलब क्या होता है, वाइस मैन, और ये शब्द पहली बार किसने दिया था, तो ये सर 1758 में एक महान साइंटिस्ट सी लीनियस ने दिए थे। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ये क्या थे, फादर थे। कौन, सर सी लीनियस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टैक्सोनॉमी करेंगे, और टैक्सोनॉमी के भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं वो आपको करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप इसे शेयर कीजिए और एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में भी बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या कमी है और कौन से टॉपिक पर वीडियो लेके आना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।